अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूँ मारिया मेमन, दाता की नगरी लाहौर से। सवाल यह है का ये खुसूसी एपिसोड आप इस वक्त देख रहे हैं। कल सेवन शरीफ में होने वाले वाक़े ने पूरी कौम को दहला कर रख दिया है। शायद ही कोई आंख होगी जो पुरनम ना होगी। अपनी नौयत का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हम बात करें तो दरबार शाह नूरानी, बरी इमाम रहमान बाबा का दरबार हो, मेरे अकब में मौजूद जो दाता दरबार है, यहाँ पर इस नौयत के खुदकुश हमले पहले हो चुके हैं। दर्जनों जानों का ज़िया हो चुका है। 7 साल पहले इधर ही मेरे अक्ब में जब एक धमाका हुआ था, तो उसके बाद 7 साल के बाद हम फ़लसफ़ी याना तौर पे कहाँ पे खड़े हैं, इंटेलेक्चुअली हम कहाँ पे खड़े हैं, और अपने से मुख्तलिफ राय रखने वाले को जान से मार दिया जाए और किसी को भी अपने तरीके से इबादत करने नहीं दी जाए, बर्दाश्त ना की जाए। इस फ़लसफ़े का कोई जवाबी काउंटर नैरेटिव क्या हम तैयार कर पाए हैं? नहीं। आज के प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहला जो है इसमें हम बात करेंगे इसी काउंटर नैरेटिव की। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये सर्दमहरी में मज़ीद इजाफा हुआ है ताल्लुकात में, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे उस पर हम बात करेंगे। सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं सज्जादा नशीन दाता दरबार लाहौर मियाँ एजाज अहमद हजवेरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हजवेरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, 7 साल पहले यहाँ पर ये वाक़या हुआ था जब दाता दरबार में मैंने खुद कवर किया था और पूरे लाहौर को झंझोड़ के रख दिया था। कल का जो वाक़या है उसने भी जहाँ जहाँ सूफ़ी इस्लाम से प्यार करने वाले हैं उनको बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। आपकी क्या कैफियत? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यद। कल का जो अफसोसनाक वाक़या सेवन शरीफ में हुआ है, उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ भर गया है। जो लोग इबादत व रियाज़त करने के लिए दरगाहों पे आते हैं, उनके दिल के अंदर एक खौफ भर गया है जिसकी और हमारे अवाम, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये खौफ अपने दिलों से हम निकालें और इबादत करने वाले जो भी आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, जो आशा मुरादें लेके आते हैं बुज़ुर्गाना दीन के दरगाहों में, तो वो अपना अपना मकसद दे के यहाँ से जाते हैं। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि देखें, आज से 7 साल पहले दाता साहब का जो वाक़या हुआ, फिर जी शाह नूरानी का वाक़या हुआ, इमाम बरी सरकार का वाक़या हुआ, पाक पतन शरीफ का वाक़या हुआ, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो है ना वो गाए बगाए होते रहते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। उसमें कोई हमें नेशनल प्लान, एक्शन प्लान नज़र नहीं आता, कोई कारकर्दगी जो है ना नहीं नज़र नहीं आती। हमें चाहिए, कौम को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए, आर्मी चीफ़ को चाहिए कि इसके ऊपर पूरी आप नज़र रखें। जो सहूलतकार इनके हैं दहशत गर्दों के, उनके ऊपर गहरी नज़र होनी चाहिए। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि उनके ऊपर हम कड़ी निगाह रख के उनको निश्चित नाबूद उनके अंजाम तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, इसी जो सहूलतकारों वाला पहलू है ना, इस पर मैं आपसे आगे भी बात करना चाहूँगी, लेकिन अभी हमें जॉइन किया सादिक हुसैन चिश्ती साहब ने, गद्दी नशीन है अजमेर शरीफ के। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी चिश्ती साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बात है वो हो पाए। जी चिश्ती साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ, पहुँच रही है। जी 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 चिश्ती साहब, कल बहुत बड़ा वाक़या हुआ है यहाँ पर सेवन शरीफ में। सर, ये क्या नज़रिया है कि अपने से मुख्तलिफ तरीक़ाकार या अकायद रखने वाले या अपने अपने बिलीफ सिस्टम रखने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए और उन पर इस तरह हमला किया जाए? दरगाहों पर तो लोग फैज़ पाने आते हैं, यहाँ पर मुरादें लेकर आते हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि दोबारा इस मामले को रिजॉल्व किया जाए ताकि हम ये इसमें इनपुट ले सकें सादिक हुसैन चिश्ती साहब का। जी सर। जी जी चिश्ती साहब, हम आपको सुन सकते हैं, प्लीज आप फरमाइए। ये दहशतगर्दी जो है ये किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक नहीं रखती है, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत की एक बात है। और इस तरीके के वाक़यात से
जहालत का इजहार होता है। इंसानों को कत्ल आम करना और इंसानों के जहाँ वक्त करना ये किसी हद तक बेहतर नहीं है। अल्लाह वालों की बारगाह में इबादत और इंसान अपनी दिली ख्वाहिशात के हिसाब से वहाँ हाजिर होते हैं। इंसानों को इस तरीके से करने से अल्लाह वालों की बारगाह से किसी को कोई जुदा नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा तादाद में पब्लिक और आएगी। हजूर मैं सुन नहीं पा रही। हजूर वली नवाज की हाँ, हमारे बारगाह साथ से कोई मैं यहाँ पे मैसेज टेक्निकल देना इश्यू हो रहा है। चाहूंगा। चिश्ती साहब, हम कोशिश करेंगे हम आपसे फिर बात कर सकें। अच्छा, इससे आपने एक बहुत और अहम पहलू उठाया कि जो सहूलतकार हैं सर, मैं आज अखबार में देख रही थी कि 25 दिन पहले वो खुद कुछ जैकेट यहाँ पर आई। सहूलतकार हमारे इर्द गिर्द ही फिर रहे हैं, हम में ही उठ बैठ रहे हैं, हम में ही खा पी रहे हैं। इनके जो सिंपथाइजर्स हैं, जाहिर सी बात है हमदर्दी करने वाले यहाँ मौजूद है ना, जो उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। मौजूद है, इसमें मौजूद हैं तो ये काम हो रहे हैं ना। अगर मौजूद ना हो तो ये काम बिल्कुल ना हो। तो हमें तो चाहिए कि यानी कि पूरी अपनी पाकिस्तानी कौम को कि इनके ऊपर गहरी निगाह रखे। जो सहूलतकार है, आपको जहाँ पे भी कोई सहूलतकार नज़र आए, फौरी तौर पे आप 15 पे या हुकूमत के जो इदारे हैं उन पे कॉल करें, ताकि अपने अपने इलाके जो हैं वहाँ पे इनके ऊपर गहरी नज़र रखें, ताकि इनका खात्मा किया जा सके। लेकिन सर, इतने साल हो गए, हम समझा क्यों नहीं पाए लोगों को? कहीं ना कहीं हमारा जो काउंटर नैरेटिव है, या तो वो बेहतर तरीके से पेश नहीं किया जा रहा, या लोगों की बात वो समझ में आ नहीं पा रही। कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोताहियाँ हों। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताही हैं, जिनकी वजह से ये लोग जो है ना वो उनको मौका मिल रहा है कि इस तरह की यानी कि दहशतगर्दी करने का, उनकी मदद करने का। तो हम में बिल्कुल कोताहियाँ हैं। हमें कोई कोताहियाँ हैं तो ये वाक़यात हो रहे हैं ना, अगर कोताहियाँ ना हो तो ये वाक़यात ना हो। अच्छा, आज मैं देख रही थी कि दाता दरबार पे बहुत गैर मामूली तौर पे कम लोग मौजूद हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये कल के वाक़या, जो कल का वाक़या 7 शरीफ में हुआ है, उसकी वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा खौफ व हरास लोगों के दिलों में भर गया हुआ है। आज जुमे के वक्त पे बहुत ज़्यादा रश था, मगर जैसे जुमा ख़त्म हुआ है उसके बाद बिल्कुल आपको देख रहे हैं सामने कि यानी कि चंद लोग जो है ना मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देने के लिए आने वाले, बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं वो अपनी इबादत रियाजत करते हुए, अपनी मुरादें आशा पूरी करते हुए यहाँ से लेकर जाते हैं, यहाँ से फैज़ हासिल करके वो जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों का फैज़ हमारे ऊपर इसी तरह जारी और सारी रखे, और हमें बिला खौफ व ख़तर दहशत गर्दों से बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमारी पूरी कौम को मिलकर दहशत गर्दों को, आर्मी का और वज़ीर-ए-आज़म का और पूरी कौम का ये फ़र्ज़ बनता है कि दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर दिया जाए। सर, एक तो रूहानी फैज़ जिसकी बिल्कुल आपने बात की, इसके अलावा ये बेशुमार लोगों को रात को यहाँ सोने को मिलता है, यहाँ पे वो खाना खाते हैं, भूखा नहीं सोता कोई यहाँ पर। तो इस तरह के जो मकामात हैं वो तो एक इंसानी तौर पे यहाँ पे लोगों को मज़ीद सहूलियात भी फराहम करते हैं, खाली इसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं। माशाल्लाह, यहाँ पे जो लोग आने वाले, ज़ायरीन आने वाले हैं, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको खाना ना मिलता हो। कोई भी शख्स 24 घंटे आप जब भी आएँ, यहाँ पे देगें तकसीम हो रही होंगी, यहाँ पे न्याज तकसीम हो, दाल रोटी तकसीम हो रही है, दाल पराठा, तमाम सहूलियात जो लंगर की हैं ना वो यहाँ पे ज़ायरीन को मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है वो अपना मकसद हासिल करके यहाँ से रवाना होता है। साथ ही रहिए आप। हमें इस वक्त ज्वाइन किए सैयद नाज़िम अली निज़ामी साहब ने, गद्दी नशीन है निज़ामुद्दीन औलिया के। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर, कल के वाक़े के ऊपर मैं आपके सेंटिमेंट्स जानना चाहूँगी, और ये भी पूछूँगी कि मुहर्रिकात क्या होते हैं कि जो लोग पीसफुली अपनी इबादत कर रहे हों उनको इस तरह से बेईमाना तरीके से निशाना बनाया जाए। 88 लोग कल के वाक़े में शहीद हुए हैं सर। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और ये सब वो लोग हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। दरअसल जितने भी सूफियों के बुजुर्गों के मज़ारात हैं, ये पीस के मरकज़ हैं। यहाँ पे सुकून मिलता है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, हर कौम का आदमी बग़ैर किसी तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत के यहाँ आता है और सुकून पाता है, अपना ख़राज अक़ीदा पेश करता है। तो ये जो लोग हैं, ये सूफी लोगों ने दुनिया को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है।
आज भी उनकी दरगाहों से लोग जुड़ते हैं। तो ये जो पीस के मरकज़ हैं, सुकून के मरकज़ हैं, इनको डैमेज करने के लिए ये इंसानियत के जो दुश्मन हैं वो ये हरकतें करते हैं। और इसके खिलाफ जितना भी इसे कंडेम किया जाए, जितने भी इनके खिलाफ बात की जाए, बहुत कम है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और ये इंसानियत को फलने फूलने नहीं देते। निजामी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये इंसानियत के दुश्मन है ये लोग, लेकिन इनका एक नज़रिया है सर, ये बिलीव करते हैं, कोई भी अगर आता है खुद को हमला करने तो एक बिलीफ सिस्टम के तहत आता है, काउंटर नैरेटिव, यानी कि इसका जो दूसरा पहलू है, क्या हम लोगों को समझाने में क्या हम कामयाब नहीं हो पाए, कोताहियाँ हमारी भी हैं? बात यही है कि हमारे चाहिए कि हमारी हुकूमतों को चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की तालीमात को फ़रोग़ बढ़े। जितना इनकी बुजुर्गों का फ़रोग़ दिया जाएगा, ये इंसानियत का फल फूलता फूलता रहेगा। और जो ये मुखालफिन हैं, जो इस तरह के दुश्मन लोग हैं, उनकी अपने आप ही उनको सबक मिल जाएगा और वो लोग फल फूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ा है, तोड़ने का काम नहीं किया। इसीलिए हमें इस दौर में इन बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात को फ़रोग़ देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो ये देखते हैं कि जो ऐसा लोग यहाँ पे करते हैं, इससे पहले भी बाबा साहब के आस्थाने पे हुआ, दाता साहब के आस्थाने पे हुआ, तो लोगों की तादाद और बड़ी आने की एक बहुत जिंदा मिसाल है कि लोग जो बात कहते हैं कि लोग जो है डर जाएंगे, यहाँ पे आना छोड़ देंगे, जैसे जैसे इन लोगों ने ये फिसाद वाली बात की है और डराने की बात की है और इसको तोड़ने की बात की है, उतना ही लोगों का हुजूम और बड़ा है और लोगों की अकीदत बड़ी है। और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आस्थाने कायम रहेंगे और यहाँ से फैज़ जारी और सारी रहेगा। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त बात करें। और आज धमाल दोबारा हुई है सेवन शरीफ में। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे सैयद नाज़िम अली निज़ामी साहब और हमारे साथ मियाँ एजाज़ अहमद हजवेरी साहब भी मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। 5 दिन में 8 धमाके, 100 से ज़्यादा जाने गई हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ ने फ़ोन किया है अमरीकी फ़ौज के सरबराह को अफ़गानिस्तान में, और अब बराह रास्त कहा गया है कि इस मामले में मदद की जाए। ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 5 दिन 8 हमले, 100 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और दर्जनों लोग ज़ख्मी। जो नई टेरर वेव है इसको समझने के लिए हमने आज दावत दी है। अपने साथ मौजूद है हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट आमिर राना साहब, यहाँ पर लाहौर में मेरे साथ मौजूद होंगे। काबुल से इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या मूड है और कल के बाद जो वहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान की जानिब से एक सख्त रिस्पॉन्स आया है, उसको काबुल कैसे परसीव कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों की इजाज़त से क्या मैं इम्तियाज़ गुल साहब से बात शुरू कर सकती हूँ? इम्तियाज़ साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इम्तियाज़ साहब की वॉइस फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आमिर साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, लोग कहते हैं ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट थी, लेकिन ये नई टेरर वेव है क्या सर? आवाम को अगर आप बिल्कुल आसान ज़बान में समझा सकें। ये देखिए, दहशतगर्द ग्रुप जो है वो स्कैटर्ड हो गए थे ऑपरेशन ज़रबेज़ के बाद और ऑपरेशन खैबर 2 के बाद। अब उनको रीग्रुप होने का मौका मिला 1-1.5 साल के बाद, और इसमें 3 तरह की फॉर्मेशंस हुई। एक तो हमें पता है तहरीक तालिबान था, उसके साथ हमें पता है उसके कुछ और पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन ग्रुप लाए थे, एक नया फैक्टर दाइश का आ गया। ये 3 फॉर्मेशंस थी। इनका पहले तो जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो हल हुए, और उसके बाद इनका एक नया अलायंस शुरू हो गया। एक्सपेक्टेड इसको कहना मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही हैवी टर्म है इसको कहना। पिछले साल इसी किस्म की एक वेव आई थी, आपके इल्म में होगा, वो जो मर्दान और चारसदा से चली यूनिवर्सिटी के बाद, और फिर गुलशन इकबाल, उसमें भी यही ग्रुप जमातुल अहरार इन्वॉल्व था। इस मरतबा शायद ये हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के फ़ैसला किया कि अपने जो तमाम रिसोर्सेज हैं उसको पूल किया जाए और इसको एक टेरर वेव को ट्रिगर किया जाए, ताकि जो क्योस का जो इम्पेक्ट है उसको बढ़ाया जाए। तो जाहिर है अब उसमें देखना ये है
है कि क्या उन्होंने अपने मैक्सिमम जो है रिसोर्सेज इसके अंदर यूटिलाइज़ कर लिए हैं और कितना कुछ हफ्ते और चल सकते हैं और कब तक ये चलेगा। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम सवाल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एनालाइज करना कि अभी उनके सलाहियत ऑपरेशनल कितनी है। बहरहाल एक अलार्मिंग थ्रेट है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी पूरी की पूरी फोकस जो रहा है वो टेरिटोरियल गेन के ऊपर रहा। हमने कोशिश की कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह पे पनाह नहीं मिले, लेकिन उसमें हम एक चीज़ को शायद इग्नोर किया और या शायद हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, वो थे इन दहशतगर्द ग्रुपों की साख्त और इनके रीग्रुप होने की सलाहियत। ये एक पूरा काउंटर टेररिज्म की एक मुकम्मल डिसिप्लिन है, ज़ाब्ता है, जिसको समझना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हारिस नवाज साहब से मैं बात करना चाहूँगी सर। जैसे कि अभी आमिर आनंद साहब ने भी कहा कि एक नेक्सस है नया, और वो अभी हम नहीं इसके बारे में कह सकते कि आया, उन्होंने पूरी अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ली हैं। ये एक बड़ा ज़ोरदार हल्ला था या इसको वो कंसिस्टेंटली आगे जारी भी रख सकते हैं सर। लेकिन स्टेट ऑफ डिनाइल जो है हमारी, ज़रा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे वो तो कहते थे दाइश यहाँ पर है ही नहीं, मुतज़ाद स्टेटमेंट्स आती थी, और दाइश ने अपनी एग्जिस्टेंस का फिर एहसास दिलाया है और काफ़ी ज़ोरदार एहसास दिलाया सर। जी मारिया, देखें बेसिकली बात यह है कि इस पर कोई डाउट नहीं है, और क्योंकि ज़रबियत में आपने इतनी अच्छी कामयाबी की, वहाँ से उनका कमांड एंड कंट्रोल जो एलिमेंट था वो तबाह कर दिया, उनके बंकर तबाह कर दिए, उनके जो ऑपरेशन प्लानिंग थी वो ख़त्म करी। तो ये देवर ऑन द रन। प्रिंसिपल ये है कि इन दहशत गर्दों को कहीं भी पाकिस्तान में सेटल होने ना दें, क्योंकि जब ये दोबारा सेटल होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे, दोबारा जिस तरह भी निकल आए हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम हुई कि आपने ठीक है कराची में ऑपरेशन कर दिया, जो जनरल रहील हमेशा कहते रहते थे इनको बैठने नहीं दें, आपने पंजाब मिशन क्यों नहीं किया? सदरन पंजाब में जाके ये इकट्ठे हो गए, इंटीरियर सिंध में आ गए और मुल्क के दूसरे सूबों में चले गए। इनके खिलाफ अभी भी सर, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो स्टेट का रिस्पांस भी है, हमारा रिस्पांस तो है कि अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ रीग्रुप करते हैं, वहाँ से बैठ के सब कुछ प्लान करते हैं, और अब बॉर्डर सील करने की बात की जा रही। बॉर्डर सील करना क्या ये एक देरपा हल है या एक बस एक नी जर्क रिएक्शन है? देखें, जिस वक्त ये वहाँ पर जाके रीऑर्गेनाइज हो रहे थे, यू नीड टू गो 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज के अंदर। आपको चाहिए कि आप एक डिप्लोमेसी करते, आपने अफगानिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, उनका कोलिशन कमांडर वहाँ पर मौजूद है। अफगान गवर्नमेंट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स। तो आप उनसे बात करें, जाके उनको बताएं कि जी ये प्रॉब्लम है, इस आग में सब लपेटे जाएंगे। फिर आपने रशिया को आपने कॉन्फिडेंस में लेना था, चाइना को आपने लेना है कि ये सेंट्रल एशिया से ये आग सब तरफ फैलेगी जिसके सब अफेक्टेड होंगे। ईरान को कॉन्फिडेंस में लेना था। तो डिप्लोमेसी तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हर बात आप फौज पे डाल देते हैं। फौज कहाँ कहाँ ऑपरेशन करेगी? फौज ठीक है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम बेहतर कोशिशें कर सकते थे, आप एग्री करते? डिप्लोमेटिकली हमने सही नहीं। मेरा ख्याल है कि बड़ी कोशिशें हुई। जब पेशावर के आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ, जनरल राही शरीफ गए, प्राइम मिनिस्टर गए, और उसके बाद देखा वहाँ पे अफगान फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वहाँ वो उसी तरह की टेरिटरी है, कुन्नर और बदख्शां, जैसे एक दौर के अंदर पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के ख़ास तौर के ऊपर इलाके होते थे। वहाँ पे ऑपरेशन करना तो मुश्किल है। हाँ, एक एफ़र्ट हो सकती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या मिल के कोई जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो हमें ये देखना क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कि हमारे ताल्लुकात इस नहज के ऊपर हैं कि अफगानिस्तान के साथ कि हम उनको ऑफ़र कर सकें या वो हमारी ऑफ़र कबूल कर सकें कि आइए हम करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाईलाइट करने की कि अभी दहशत गर्दी के जो नेटवर्क हैं वो अफगानिस्तान में हैं। अब पाकिस्तान की बारी है कि डू मोर कहे अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अब ये कैसे कहना है, ये हमारे डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, ये बार बार साउथ पंजाब आ जाता है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको अगर टाइम हुआ तो हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इस पे हम अभी आएंगे, लेकिन हम इम्तियाज़ गुल साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त काबुल में मौजूद है, क्या मूड है, क्या सेंटिमेंट है काबुल के अंदर? पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया कि हमें ये एक लिस्ट है लोगों के हमारे हवाले कर दी जाए। अफगानिस्तान ने एज पर जो उनका ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गुल साहब, आप जानते होंगे कि आर्मी चीफ ने फ़ोन किया वहाँ पर अमेरिकन जो सरबराह है फ़ौज के कि इसमें इंटरवीन किया जाए। ओवरऑल काबुल से बैठकर ये सारी सूरत हाल आपको कैसी लग रही है? देखिए, वैसे तो मजबूरी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता 3-4 में
की बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं कश्मीर की, उसमें आज इजाफा हो गया है। जिस तरह 5 सफारतकारों को जनरल हेडक्वार्टर बुला के काम किया गया, जो कि में होना चाहिए था सरताज या सेक्रेटरी के जरिए, जो इस अंदाज में बॉर्डर बंद कर दिया। कीजिए कि कई हजार मूवमेंट में होते हैं, उधर से जा रहे होते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे होते हैं, इलाज मुआलजे वीज़ों के लिए जा रहे होते हैं। तो जितने लोग इससे मुतासिर होंगे उतनी ही मनफी कहानियां की पाकिस्तान के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि क्या बंद करने से, सील करने से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? अक्सर जो रविश करते हैं खुदकुश हमलावर, क्या वो अफगान थे? और जो मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो पंजाब, क्वाटा है, बलूचिस्तान है, वहाँ दारिस में और मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासी रहनुमाएं जमात उनके घर पनाह गाँव के तौर पर काम। हमारा बहुत सारा काम है जो कानूनी तौर पर होना है, और हम उठा के एक कुर्बानी का बकरा, या जिसको कहते हैं, एकदम तमाम तर अफगानिस्तान पे डाल दिया जाता है। बिलाशुबा जमातुल अहरार, दाइश यहाँ पे हैं। 4 दिन पहले यहाँ पे बर्बाद 40-50 उन्होंने दाइश मारे, लेकिन उस हवाले से शुकूक बहुत मुल्ला फजलुल्लाह और सईद और सही और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो नंगरहार में, गजनी वगैरह में। आम लोग पता इसको इस नजर से नहीं देखते। हुकूमत नैरेटिव नहीं आता है काबुल, वो यही तमाम तर ज्यादा पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक ज्यादा जोरदार अंदाज में सिफारतकारी की बजाय ये जो बात हुए हैं उसका मनफी नतीजा बरामद हो, मैं नहीं समझता ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आर्मी चीफ ने जो फोन किया है अमेरिकी फौज के सरबराह को, इसको वहां पर कैसे परसीव किया जा रहा है, और टेक्निकली और प्रैक्टिकली अमेरिका इसमें रोल अदा क्या कर सकता है? ऑप्शंस क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज बहुत हैं उसमें। अमेरिकी हुकूमत लाइफलाइन है, यानी फंडिंग अफगान हुकूमत की और फौज की वहीं से आती है। एक ऐसा काम जो कि 12 साल पहले करना चाहिए था अमेरिका की सरबराही अफगानिस्तान के दरमियान, वो अब करने का शायद वक्त आ गया है। अब ये खबर करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत काम है, रफ्तार धीरे धीरे तमाम मुल्कों पे से जा रहे हैं, और जो बाकी आयात भारत की चाहे अफगानिस्तान की, उस पर भी तवज्जो दी जा रही है। अब मसला ये आगे के जो लोग अफगानिस्तान अंदर बैठे हुए सरहदी इलाकों में हैं, उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई का हक है, और उस हवाले से अमेरिका को खुद कार्रवाई करनी, बल्कि चीन, रूस और ईरान जैसे ममालिक को भी लेना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ पाकिस्तान की तक नहीं रहा है, बल्कि इसमें ये समझते हैं कि अब चीन भी उसमें मुदाखलत कर रहा है, रूस भी मुदाखलत कर रहा है, क्योंकि वो तो 35 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। अब जरूरत यह है कि इलाकाई अप्रोच के जरिए इन इसमें इलाकाई मुल्क अमेरिका को शामिल, भले उसमें भी शामिल हो, खित्ते की जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। हारिस नवाज साहब, भी सवाल भी आपकी जानिब ले जाना चाहूंगी। कुछ अरसे पहले गनी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, अशरफ गनी ने, और मैं वो पढ़ रही थी, उस पर उन्होंने कहा कि चीन की सालिसी अगर हो इसमें तो शायद वो काबिल कबूल उनके लिए ऑप्शन होगा। ये इन्होंने सलीम साफी साहब को इंटरव्यू में कहा था। ये तो क्या आप समझते हैं कि क्या दिस इज अ पॉसिबिलिटी? देखें, बेसिकली बात यह है कि अफगानिस्तान में कौन स्टेक होल्डर्स हैं। अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर्स आर रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान नॉर्दर्न अलायंस को कंट्रोल करता है और पश्तून को पाकिस्तान के साथ थे, और उसके बाद 2 स्टेक होल्डर एंड सेंट्रल एशिया। आपने जब भी अमेरिकन ने किया तो आपने चाइना को भी बाहर कर दिया, रशिया को भी नहीं इन्वॉल्व किया, तो कैसे चीज़ें सेटल होंगी? तो इसलिए बिल्कुल चाइना को लाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ इस वक्त आपको स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में रशिया को कॉन्फिडेंस में लें, चाइना को कॉन्फिडेंस में और ईरान को कॉन्फिडेंस में लें। ये लेने के बाद आप अफगानिस्तान से बात करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये 76 दहशतगर्द हैं, इनको हमें हवाले करें,
वरना हमें सर, चूंकि आपने डिप्लोमेसी की बात की, एक जो बहुत नाक के दाना रहा है यहाँ पे आ रही कि कल जब उनको GSU में तलब किया गया तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया वहां पर जो परसीव किया जा रहा है। सर, बेहतर नहीं होता अगर दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा इकदाम किया जाता? देखिए मारिया, जब आपका फॉरेन ऑफिस काम नहीं करता, आपके फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, आपकी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं है, तो फिर आप क्या करें? हर बात अवाम कहते हैं फौज नहीं कर रही, धमाका हो गया तो जनरल बाजवा कह रहे हैं ये आपकी फौज ने कोई स्लैकनेस दिखाई है। तो इशू ये है कि अगर आपकी फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिव हो, अगर उन्होंने फॉरेन एक्शन लिया होता तो फिर फौज कभी भी उनके हाई कमिश्नर को नहीं बुलाती। इसी तरीके से जब अफगानिस्तान में बात करनी है तो आपके फॉरेन मिनिस्टर, तो ही शुड गो एंड टॉक टू देम, ही शुड हैव गॉन फ्लोन टू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड स्पोकन टू देम। वो भी आपने नहीं किया। आप अपोलोजेटिक पॉलिसी से निकले। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप इस्लामिक मुल्क हैं, यू आर स्टेशनड एट अ वेरी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसको आप अहमियत को लेके आप इन लोगों से अपने रीजन में बात करें और रीजन के मुल्कों को स्ट्रॉन्ग करें, वहां से स्ट्रेंथ ड्रॉ करें, बजाय कि वी लुक टुवर्ड्स अमेरिका। दिस इज द इशू। ठीक है, खुद अपने जो मसाइल रीजनल पावर्स के साथ मिलकर हल करने चाहिए, ये कहने हारिस नवाज का। ब्रेक की जानिब अभी हम यहाँ पर बढ़ेंगे, वापस आएंगे। ज्योग्राफी तब्दील नहीं हो सकती, पाकिस्तान अफगानिस्तान साथ साथ रहना है, साथ ही बेअमनी है, तो इसका हल आखिर दोनों ने मिलकर ही निकालना है। रुकावटें क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और काबुल से इम्तियाज़ गुल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टेट के रिस्पांस की, जो नई तशद्दुद की लहर है उसके बाद, और अफगानिस्तान की जानिब से जो जवाब सामने आया है, इसके रोशनी में अब ये तमाम मामला किस तरफ जा रहे हैं। आमिर राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करूँ कि अच्छा, अफगान बॉर्डर जो सील तो किया गया, जैसे अभी वो भी इम्तियाज़ गुल साहब भी कहते हैं, ये देरपा या लॉन्ग टर्म नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अफगान अवाम भी विक्टिम है टेररिज्म के, और उनका रोज़ आना जाना एक आम आदमी उससे अफेक्ट होता है। एक और बॉर्डर है जो KPK और वो नॉर्थ वजीरिस्तान, कहते हैं कि जो मर्जर हो जाएगा फाटा का, तो वो मैनेज करना आसान होगा क्योंकि उनको डेप्थ मिलती है वहाँ पर जाने में। देखिए, मर्जर एक बहुत अच्छी बात है कि KP के अंदर उसे आना चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से मुख्तलिफ फेजेस के अंदर हो रहा है तो उसमें खासा टाइम लगेगा उसकी मुकम्मल मेन स्ट्रीमिंग के अंदर। बेहतर सूरत हाल तो ये होती कि इसको कोई एक इमीडिएट इमरजेंसी प्लान लेके आया जाता और इसको क्विक मर्जर होता, तो उसमें फिर आपका मिलिट्री के कैंटोनमेंट्स भी वहाँ पे बढ़ाए जाते तो खासा बेहतर हो सकता था। लेकिन उसके साथ साथ इम्तियाज़ साहब की बात ठीक है कि दोनों मुल्क के अवाम विक्टिम हैं और दोनों मुल्कों की रियासतों को बैठ के अब इसका फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज एक जैसा ही है। और मैं इस राय से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि मिलिट्री ने बुलाया तो वो क्या क्या करे। मेरा ख्याल है कि ये पूरी एक पाकिस्तान एक बड़ी फंक्शनल रियासत है, यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, उनके अंदर अपनी कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर के ऊपर जब नाजुक मरहले कौमों के ऊपर आते हैं, उनको कलेक्टिवली ही बिहेव करना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक, और दूसरा यहाँ पे चाइना की बात हुई थी, आपको याद होगा कि ओबामा ने जाने से पहले एक उनका बड़ा इंटरव्यू था जब चाइना ने कहा कि हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि चलें ठीक है, ये मसला अफगानिस्तान का अब चाइना के हवाले करते हैं। तो चाइना बिल्कुल भी सालसी के लिए तैयार नहीं है, वो किसी भी ऐसे फोरम पे नहीं जाएगा कि जहाँ पे उसको एक लीड रोल मिले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, रीजनल। हाँ, वो यकीनन बाकी पार्टनर्स के साथ मिलके एफर्ट कर सकता है कि एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है, जो उसका रोल क्वाड्रिलेटरल में था, या अभी 2 दिन पहले जो मास्को के अंदर बातचीत हुई है जिसमें मास्को, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग हैं, तो इस किस्म का रोल तो वो प्ले करेगा। अगर कोई ये समझे मॉनिटर नहीं करेगा, क्योंकि ये वो अमेरिका के ट्रैप के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे कि चाइना जो है वो यहाँ पे मॉनिटर बने और पूरा का पूरा जो गंद इस खित्ते के अंदर है जो अमेरिका ने अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले। इम्तियाज़ गुल साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जो ये बात, ये राय सामने कि जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर अफगानिस्तान खुद है, उसकी गवर्नमेंट खुद है, लेकिन सर हाउ मच इज इन कंट्रोल, इट्स इन कंट्रोल ऑफ अशरफ गनी, मतलब इंचार्ज वहां पर कौन है? देखिए, तो एक इब्तिदा से मसला रहा है कि मुकम्मल कंट्रोल नहीं है उनका मुल्क पे, लेकिन उसमें हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अशरफ गनी को सदर कि हम उनको माने या उसको
इंतखाब का मुतनाज़ या भर को मालूम है कि मुतनाज़ था, लेकिन एक पार्लियामेंट है, एक सदर है, अब उनको गुना शिकार सामने इसलिए भी है भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है हमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान के मंजूर में देखना होगा। ये सिर्फ फिर वाराना जंग नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम अकेला नहीं है, ये ऐसे टेररिस्ट नहीं है जो कि पाकिस्तान में इस्लाम की रियासत चाहते हैं। ये तो एक दहशतगर्दी का मंसूबा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक्टिवेट किए हैं, जिसके तहत कुछ कंपनियों को इधर उधर भेजा गया है। ये रियासतों को मिलके अपना ये मामले का हल तलाश करना होगा। इस मुल्क के आप इख्तियार में ये मामला नहीं था। जी हारिस साहब, आप सुन रहे हैं ना, रियासतों को मिलकर ही जो ये अपने मसले का हल निकालना होगा। यहाँ पर भी मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है दोनों जानिब से, पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टांस है, तमाम एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है अफगान गवर्नमेंट की जानिब से। कहीं ये बीच में कोई मिडिल ग्राउंड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आ रही है? किसी टाइप से कौन किसको दिखानी होगी? देखें, फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान ने तो हमेशा दिखाई है और पाकिस्तान चाहता भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर इस दहशतगर्दी को ख़त्म करें, क्योंकि दोनों इस आग की लपेट में हैं और दाइश अभी वहाँ पनप रही है। वो पाकिस्तान में आने की तैयारी कर रहे हैं, जो हमने डिनाई भी करना है। बट द इशू इज़ रॉ एंड इंडियंस। उनके डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र देख लें, उनके प्राइम मिनिस्टर देख लें, उनके डिफेंस मिनिस्टर देखें, ओपनली कह रहे हैं पाकिस्तान में हम टेररिज्म करेंगे। उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता हुआ और इंटेलिजेंस करता हुआ पकड़ा गया। तो ये चीज़ों को हमने किसको बताना है? अमेरिका। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो लोग हैं इनको यहाँ पे सहूलतकारी की जो वो पेश करने वाली खिदमात हमारी आवाम है, यहाँ पर हम में ही उठते हैं, हम में ही बैठते हैं, हमारी गलियों में रहते हैं, हमारे तंदूरों में से रोटी खाते हैं, तो वो यहाँ पे जो मुहर्रिकात है उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखिए, यही तो इशू है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आप इन दोनों प्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखें। आप अफगानिस्तान से डिप्लोमेसी करें, पूरे तरीके से बात करें, बट अपने घर को तो ठीक करें। आपने नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं अमल किया? आप मुझे बताइए, आपने मिलिट्री कोर्ट्स क्यों ख़त्म किए? आपने क्या जुडिशल रिफॉर्म करके आपने उनको फॉल बना दिया? एंटी टेररिस्ट कोर्ट को नहीं बनाया तो आप 6 महीने पहले रिविजिट करते, कोर्ट्स ख़त्म होने से पहले, देखते कि क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, क्या वजह थी, और फिर उसके साथ जो इतने कॉन्विक्ट्स को पनिशमेंट हुई है उनकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील डाल दी। ये जो हर्डल्स सर, हमने खुद देखा जजेस बेचारे, उनकी बस को भी पेशावर में उन्होंने निशाना बनाया है। वो सिक्योरिटी उनकी कितनी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, आपने चूंकि नेशनल एक्शन प्लान की यहाँ पर बात की है, बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट यहाँ पे उठाया आमिर राना साहब। जब ऐसा वाक़या होता है हम कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स बंद कर दिए हैं और नेशनल एक्शन प्लान पे हमला इफेक्ट नहीं हुआ, नेक्टा फाल नहीं हुआ, फंड्स रिलीज हो गए लेकिन लगे नहीं है, वही दोबारा सारी गर्दान होती है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर एक वाक़या होता है, फिर वही गर्दान है। बिल्कुल ज़ाहिर, नेशनल एक्शन प्लान जब से आया तो उसके बाद से नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बात शुरू हो गई। उससे पहले हम एक और तरह का स्यापा करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर यकीनन अमल दरामद हुआ है। लेकिन देखना ये चाहिए कि अगर नेशनल एक्शन प्लान हुआ तो वो क्यों नहीं हो सका है, अभी तक अमल नहीं हो सका है? क्या उसका इंचार्ज जो है वो जिम्मेदार हैं? फिर हमने अप्रोच ये देखी है जो इसमें देखिए तमाम इदारों की जिम्मेदारियां हैं, सूबों की भी हैं, वफाक की भी हैं, सिक्योरिटी इदारों की भी हैं, सबका बिल्कुल उसमें बताया गया। लेकिन कोयटा कमीशन रिपोर्ट सामने आई, इट वाज एन आई ओपनर। क्या हुआ उसके बाद? हुकूमत ने एक अप्रोच ये रखी कि जब भी कोई बड़ा वाक़या हुआ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उन्होंने एक मॉनिटरिंग बना दी। कभी नेक्टा की बन गई, कभी किसी की बन गई, फिर नासिर जंजुआ की बन गई। उनकी मॉनिटरिंग से क्या फ़र्क पड़ा? ये देखिए एक पूरा कलेक्टिव डिसीजन है, उसको होना चाहिए। जब मिलिट्री कोर्ट है, देखिए उसके साथ सेंसर क्लॉज थी, उसके बाद एक्सपायर हो गई। पार्लियामेंट का ये राइट है, इख्तियार है कि उसके डिबेट करें, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आपने अलग रख के तो की थी, तो वो हल नहीं है। उसकी कारकिर्द देख लें, क्या वो एक डेटरेंस है? क्या उससे हमले रुक जाएंगे? हाँ, ओवरऑल स्ट्रेटजी का वो एक हिस्सा हो सकता है। अगर हम सिर्फ चंद एक नुक्तों पे कहें, यहाँ पे मसला ये है, यहाँ के जो एक लिबरल क्लास है वो कहती है मदरसे के ऊपर बात नहीं हो रही, फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कालादम के ऊपर बात नहीं हो रही, जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स इसका हिस्सा है। भाई इसके ऊपर आप पूरा कंप्रीहेंसिवली अमल दरामद क्यों नहीं करते? लेकिन अब इलेक्शन ईयर है, ये बड़े ब्रेव यहाँ पर हमें फैसले करने होंगे।
जी जी करना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने करना है, और इसके लिए सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी जिम्मेदारी है, जिसमें तमाम की नुमाइंदगी है। नेक्टा का अगर एडवाइजरी देखें उसमें आर्मी चीफ से लेकर तमाम फोर्सेज, सीएम्स, लेकिन प्राइम रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की आप करें। जी ब्रिगेडियर साहब आप ऐड कीजिए, फिर मैं इम्तियाज गुल की जानिब जाऊंगी। जी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए नेशनल नैरेटिव कि आपने मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना है, करप्शन ख़त्म करके आपने मुल्क में पुरअमन फिजा पैदा करनी है। आपको सारे नेशनल एलिमेंट्स ऑफ पावर जो हैं आपने उनको पुल अप करना है, एक डायरेक्शन में लेके जाना है, और आपने उसके लिए तमाम अमल करने हैं। आप मुझे ये बताइए कि 200 अरब की आप ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, उसके बाद 50 अरब की मेट्रो बनाते हैं, ये 300 अरब रुपया अगर आपने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया होता, आपने नेक्टा को भी पैसा दे दिया होता, काउंटर टेररिज्म फोर्स बना दी होती, आप इससे देखें कि मुल्क में कितना फ़र्क पड़ जाता। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम फोकस नहीं है, हम अपने इलेक्शन देखते हैं, अपने वोट बैंक को देखते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट देते हैं, पाकिस्तान का मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। इस बात पे मैं आपसे एग्री करूंगी। मुझे फाइनल कमेंट लेना इम्तियाज गुल साहब आपसे, ये जो तमाम निकात इन हजरात ने गिनवाए बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ये प्रायोरिटीज में होना चाहिए। लेकिन सर अब इलेक्शन का साल है, कोई भी सियासी हुकूमत इतने बड़े बोल्ड स्टेप्स नहीं लेगी कि मदरसों में रिफॉर्म्स की बात भी करे, फिर कलदम तंजीमों के ऊपर हाथ डालने की बात भी करे। इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे, तो आपको लग रहा है कि फिलहाल ये कहीं प्रायोरिटी में होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इनको तरजीह होती, तो मैं नहीं समझता कि आज हर 2 दिन से जो हो रहा है, जिस अंदाज आज के सरबराह के तैनात आ रहे हैं, जिस अंदाज में अफगान सफारतकारों को बनाया गया है, हुकूमत की तमाम तर जिम्मेदारी शिफ्ट करती है जीएस की तरफ। मुझे तो इस पर जरा सा आता है पाकिस्तान के तौर पर कि क्या ये एक साजिश थी कि वो फौज के सरबराह को इस तमाम मामले में आके और सफारतकारों को बुलवा के मजीद फौज को बदनाम किया गया है, क्योंकि ये बुनियादी जिम्मेदारी। लेकिन दुनिया भर में तासुर ये पैदा हुआ पाकिस्तान अफगान पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फौज चला रही है, जो कि किसी तरीके से अच्छा नहीं है। बात तो बहुत बात। इम्तियाज गुल साहब से शायद हमारा राब्ता ठीक है इम्तियाज गुल साहब आपका नुक्ता सामने आ गया। अब मुझे बिल्कुल वाइंड अप करना है, मुझे 15 सेकंड्स में आप सबके कमेंट्स लेने होंगे, सॉल्यूशंस अगर आप बिल्कुल इमीडिएट जो फौरी तौर पे करने वाला काम है, आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का, और प्रोसेस करने के बाद उसको एक्शनेबल बनाना, ये बड़ा चैलेंज है। ठीक है हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब से सॉल्यूशंस इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त क्या 2-3 चीजें जो तरजीहात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने इंटेलिजेंस और सोर्सेज हैं इनको इकट्ठा करें, ताकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इंफॉर्मेशन पास डिसेमिनेट करें, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपको अपना सिस्टम जो इंटरनल ठीक करें। अफगान बॉर्डर तो सील कर लिया आपने, लेकिन उसके साथ आपको और चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जिसमें आप इनके आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। आप ये जो अफगानिस्तान से आया विदाउट ये शनाख्ती कार्ड के, ये क्यों नहीं कहीं चेक हुआ, आपने इनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये आपको करने की जरूरत है। और साथ ही साथ प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और इम्तियाज गुल साहब आखिर में आपका इनपुट चाहूंगी। जी इम्तियाज गुल साहब, आपकी जानिब से सॉल्यूशंस। जी, अब बुनियादी तौर पे हुकूमत को ये एक उसूल बनाना होगा कि कानून को जो भी करे, चाहे मुस्लिम लीग से है, जमीयत इस्लामी से है, चाहे जमीयत उलमा से है, हर कानून शिकन शख्स और ग्रोह को सजा यकीनी बनानी होगी, जिसके जरिए डेटरेंस पैदा होगा, और तब ही हमें दहशतगर्दी के खिलाफ शायद कामयाबी हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, इम्तियाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दाता की नगरी लाहौर से हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम था। हम दुआ गो हैं कि आने वाले हफ्ते हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए ज़रा कम परेशान कुन हो। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।